हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सब ठीक है। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर। आप उन पे थोड़ा ध्यान दें और फिर समझें और पढ़ें। ठीक है। तो आइए, एक टॉपिक है जैसे कि संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ध्यान से समझने हैं। आज के टॉपिक जो है समझने के ज़्यादा हैं, इसको ध्यान समझें। संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ध्यान, संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल जो है वो है 108। ठीक है, ध्यान रखें। इसका जो आर्टिकल है वो कितना है? 108। संयुक्त अधिवेशन है क्या? अधिवेशन का मतलब होता है क्या? बैठक। ध्यान रखना, अधिवेशन का मतलब क्या होता है? बैठक। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो संयुक्त अधिवेशन होगा किस किस के बीच में? तो यहाँ एक साइड समझे ध्यान से। लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास दो है, ध्यान रखना। कोई भी क्या हो प्रस्ताव अगर होगा तो ध्यान रखना, वो या तो किस में जाएगा? राज्यसभा में, या किस में जाएगा? लोकसभा में। यदि राज्यसभा से गया तो यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से पास होने के बाद कितने दिन के अंदर वापस आएगा? तो 14 दिन का जो होता है वो अधिकतम समय होता है, तो 14 दिन के अंदर क्या है वो वापस कर देता है। या लोकसभा से जाए तो राज्यसभा उसे कितने दिन के अंदर वापस कर देगा? 14 दिन के अंदर वापस कर देगा। अब कंडीशन क्या होती है कि जब कभी लोकसभा क्या है कोई प्रस्ताव किसके पास में भेजती है? राज्यसभा के। तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर क्या है वापस नहीं लौटाती, या अगर लौटाती है तो उस पर अपनी सहमति नहीं देती। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली बार क्या होता है कि राज्यसभा कोई क्या करेगी, प्रस्ताव इधर करेगी तो वो नहीं देने की, लोकसभा इधर करेगी तो वो उसे सहमति नहीं। तो जब भी क्या होगा, दोनों कंडीशन में दोनों के दोनों सदन में क्या होगा, मतभेद होगा, उस कंडीशन में क्या बुलाया जाता है? हमेशा ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना। सवाल कैसे बनेंगे ये चीज समझे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। इस बुलाता को लिखा हुआ होगा आहूत, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है। आहूत मतलब क्या होगा? ध्यान रखना, कौन बुलाता है। तो वो ध्यान रखना, हमेशा कौन बुलाओगा? राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता है कि संसद का तीसरा अंग क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और क्या है? राष्ट्रपति। जिसे हम क्या बोलते हैं? संसद का अभिन्न अंग। ध्यान रखना, उसे क्या बोलते हैं हम? संसद का अभिन्न अंग। तो ध्यान समझिए कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो कौन बुलाएगा? हमेशा राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, ध्यान रखना। अध्यक्षता का मतलब यही है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट करेगा वो पूरा का पूरा कौन करेगा? तो ध्यान रखना, वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो कौन करेगा? हमेशा ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस बात को ध्यान रखें। संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है या कौन बुलाता है, तो वो कौन बुलाता है? हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की स्थिति कब होती है? तो कब होगी? जब दोनों सदनों में मतभेद हो, तो उस समय में क्या बुलाई जा सकती है? संयुक्त अधिवेशन क्या है बुलाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? तो संयुक्त अधिवेशन अब तक ध्यान रखना कितनी बार बुलाया जा चुका है? तो ध्यान रखना 3 बार। ध्यान रखना कितनी बार? 3 बार। तीन चीज के लिए क्या हुआ? ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन हुआ। मैं आपको बता रहा तीनों की तीनों चीज क्या है। नंबर 1 है दहेज प्रथा के लिए। बैंकिंग सुधार के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और है आतंकवाद के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। आतंकवाद में ध्यान रखना, एक पूछा था पोटा, उसको लेकर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। तो तीन चीज के लिए क्या करा किया गया अब तक? क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। सवाल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनका ध्यान रखें कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखे पॉइंट। एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना, धन विधेयक। धन विधेयक। धन विधेयक के लिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था
कि धन विधेयक, ध्यान से यहाँ समझो अब, राइट साइड में अपने पास क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक विधेयक आया, कौन सा भाई, ध्यान रखना, कोई सा भी क्या होगा विधेयक जब भी कभी आओगा या प्रस्ताव कोई आओगा तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन हम इसकी यहाँ स्पेशल बात किसकी कर रहे हैं, धन विधेयक की। तो धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश होता है, तो लोकसभा में, ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर पेश होगा, हमेशा लोकसभा में पेश होगा, इस चीज़ को समझते हुए चले। लोकसभा से कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा से कितने दिन के अंदर वापस करेगी, तो 14 दिन के अंदर इसको क्या कर देगी, वापस कर देगी। लेकिन होता क्या है कि 14 दिन में वापस नहीं किया, ठीक है, 14 दिन में वापस नहीं किया, या धन विधेयक पर राज्यसभा अपनी सहमति नहीं देती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में धन विधेयक को पास मान लिया जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि एक लाइन हमने पढ़ी थी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला करता है वो कौन करता है, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष। बात को समझ में आई, तो उसका हमेशा फैसला कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने कहा कि धन विधेयक क्या है, लोकसभा में हमेशा कहाँ पेश होगा, लोकसभा में, ध्यान रखना, हमेशा जो पेश होगा कहाँ पे होगा, लोकसभा में। लोकसभा से राज्यसभा में आया, 14 दिन के अंदर अगर यदि सहमति करते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करते तो भी क्या है, पास ही मान लिया जाएगा। ध्यान रखना, इसकी थ्योरी ये है, धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और सहमति होने या ना होने की स्थिति में भी ना होने की स्थिति में भी पास मान लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखें आप, कि लोकसभा से पास होने के बाद यदि धन विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया जाए तो राज्यसभा में इसको इस पर सहमति न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पास मान लिया जाएगा। वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे, पुनः विचार के लिए भेजा जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान, ये सब चीज़ें मान जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या होगा, हमेशा पास मान लिया जाएगा। बात समझ में आई आप सबके, इस पर आप ध्यान रखें कि विधेयक कोई से भी धन विधेयक हमेशा क्या होगा, ध्यान रखना, लोकसभा के अंडर से क्या होगा, उसका काम होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से आगे, देखो ध्यान से भाई, एक चीज होती है, ध्यान रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ध्यान रखना, इसे वैसे बोल रहा है क्या, कैग, कंट्रोलर जनरल, एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखें इसका, इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम, कैग, ठीक है, ध्यान रखना। कैग के बारे में ये पूछा जावा है कि भारत सरकार का लेखा जोखा किसके पास होता है, तो जितना भी लेखा जोखा है, ध्यान रखना, भारत सरकार का जितना भी लेखा जोखा होता है वो सबका सब किसके पास हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास हुआ है। यदि मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो ध्यान रखना कितना, 148 हो गया, ध्यान रखना 148 हो गया, ठीक है, ध्यान रखा है। और मैं बात कर रहा कि जितना भी लेखा जोखा है वो किसके पास में हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बाद में हुआ है। इसका पूछ लिया जाए कि कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल कितना है इसका, ध्यान रखना 6 वर्ष, कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछ लिया, वॉच डॉग की संज्ञा किसे दी गई है,
तो वॉच डॉग की संज्ञा भी इसको दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। वॉच डॉग की संज्ञा किसको किसको दी गई है, तो किसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। आप आगे चल के पढ़ोगे, दो निधि होती है, एक तो संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि, ध्यान रखना। तो जब उससे संचित निधि से पैसा निकलना जावे, तो उसका जो लेखा जोखा होगा तो वो किसके पास में होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास में होगा। तो ये उससे पूछा जाएगा कि भारत सरकार का लेखा जोखा किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बात को समझ में आई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। वॉचडॉग की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसे दी गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दी गई। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखो, एक अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल इसका क्या है, 63। आर्टिकल क्या है भाई इसका, 63, ठीक है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के पद में ध्यान रखना 3 पद होते हैं हमेशा, ध्यान रखना। इसके कितने पद होते हैं, कुल मिला के कितने पद है, 3। ध्यान से देखो, नंबर 1, तो ये अपना क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। यदि दूसरे की बात करूं तो दूसरा है राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में। और तीसरा है, ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या होगा, ध्यान रखना, कुलपति, ठीक है, कुलाधिपति। जो भी व्यक्ति क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, उसको 3 पद मिल जाएंगे, ध्यान रखना, कौन कौन से, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा सभापति में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति के रूप में उसको क्या कर दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, नियुक्त कर दिया जाता है। सवाल यही बनता है बार बार कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है। आपके सामने 3 आधार है, उपराष्ट्रपति का पद है, एक आपके सामने राज्यसभा के सभापति के रूप में पद है, तीसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में आपके सामने क्या है, इसका पद है। तो ये पूछ लिया है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है, तो ध्यान रखना, वो वेतन जो मिलता है उसको इसी आधार पर मिलता है। बात समझ में आई। तो वेतन का जो आधार है क्या है, ये है, देखो ध्यान से समझो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, ध्यान रखना, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना। यदि क्या होगा, राष्ट्रपति ना हो, यदि राष्ट्रपति न हो, कैसे, कि यदि क्या है वो बीमार हो जावे, या फिर क्या है उनकी मृत्यु हो जावे, या फिर क्या हो वे बाहर हो, देश से बाहर हो, तो उनकी जगह जो कार्य करता है तो वो कौन करता है, हमेशा ध्यान रखना, वो करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसी रूप को क्या बोल देते हैं, उपराष्ट्रपति जब क्या रहेगा, पद पर रहेगा, इस पद को हम बोल देते हैं कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो जितनी भी सुविधाएं हैं, ध्यान रखना, जितनी भी क्या है सुविधाएं, इसकी, राष्ट्रपति की, जितनी भी सुविधाएं हैं, सभी का इसे क्या मिलेगा, सभी सुविधा का इसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति पद पे ना हो और राष्ट्रपति काम कर रहे हो, तो ध्यान रखना, इसको क्या मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। बात समझ में आई, ध्यान रखना। वैसे नॉर्मल बात करें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना है, वो पूछ लिया जाता है, तो वो कितना हुआ है, ध्यान रखना, कितना भाई, मतलब अधिकतम जो हो सकता है वो कितना है, 6 माह। केवल 6 माह तक ही हम इस पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, किस पे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर सकते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है अपना, ठीक है, ध्यान रखें। और उपराष्ट्रपति के पास में 3 पद होते हैं, 3 पद में से ये पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है, तो वो ध्यान रखें, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको क्या दे दिया जाएगा, वेतन दे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से पढ़ते चले।
ये आपकी क्या होगी, संसद का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, ध्यान रखना, आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, उसको पढ़ते हुए चलेंगे आप ध्यान से बहुत ज़्यादा। और राष्ट्रपति की क्या, कौन से राष्ट्रपति ने क्या किया है ना, ध्यान रखना, किसका क्या नाम था, किसकी क्या योग्यता थी, ये सब चीज़ें पढ़ें। फिर लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करके पढ़ें कि लोकसभा में क्या है अनिवार्य, राज्यसभा में क्या है अनिवार्य, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ठीक है, ध्यान रखें भाई इन चीज़ों का, तो खासकर इस्तेमाल करें, इन बातों को ध्यान से समझें। ठीक है, अगला टॉपिक देखो भाई, अगला टॉपिक होगा तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो कितना है, 1 2 का 4 है ना, ध्यान रखें इसका, 1 2 का 4 है ना, 124 इसका ध्यान रखें, ये इसका क्या है अपना आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, और इसका निर्णय अंतिम होता है ना, ध्यान रखना। इसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। बात समझ में आई? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कितने हैं, तुमसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो कितनी होगी भाई भारत में, तो ध्यान रखना वो कितनी है, एक है। कहाँ पे है तुम्हारा, दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखे कहाँ पर है, दिल्ली में है, बात ध्यान रखे भाई। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तुमसे पूछी जा सकती है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। इसकी संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, ये इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, ध्यान रखना, 33। बात समझ में आई, कितने हैं भाई, 33 है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान रखना कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की रिट जारी होती है। 5 प्रकार की रिट जारी होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, जारी होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा था भाई टॉपिक, कि 5 प्रकार की रिट किस आर्टिकल के तहत, तो ध्यान रखना आर्टिकल 32, जिसका नाम क्या है, संवैधानिक उपचार। क्या नाम है भाई इसका, संवैधानिक उपचार। ध्यान रखना क्या नाम हो जाएगा उसका, संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार को क्या कहा गया, संविधान की आत्मा। ध्यान रखना क्या कहा गया, संविधान की आत्मा। सवाल यह है कि किसने कहा, तो वो किसने कहा था, तो ध्यान रखना वो किसने कहा था, अंबेडकर जी ने। किसने कहा था, अंबेडकर जी ने। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया, एक और है, तो वो किसे कहा गया भाई, प्रस्तावना को, है ना। प्रस्तावना क्या बोल लगा है, संविधान की कुंजी, ये किसने कहा था, तो ये कहा था, ध्यान रखना किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ध्यान रखना किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ध्यान रखना कि संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना किसने पेश करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किस रूप में, उद्देशिका के रूप में। ठीक है, ध्यान रखें। ऐसे ही आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 क्या है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, तो आप 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कहाँ पहुँच सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं। इसलिए क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो किसे कहा गया था भाई, ध्यान रखें, तो किसे कहा गया, अम्बेडकर के अनुसार। तो संविधान की आत्मा क्या है, संवैधानिक उपचार। यदि प्रस्तावना की बात करें वो किसके अनुसार है, तो नेहरू के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, तो अभिलेख न्यायालय है। इसका निर्णय क्या है, अंतिम होता है ना, ध्यान रखना। हाई कोर्ट से फिर सीधे कहाँ है, लास्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना, अपीलीय होता है। ठीक है, ध्यान रखें। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ठीक है, ध्यान रखना। ये पूछ लिया कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे H J कानिया, है ना, ध्यान रखना। प्रथम की यदि मैं बात करूँ तो कौन थे, H J कानिया, यानी हीरालाल जे कानिया, प्रथम न्यायाधीश। तो वो ध्यान रखना वो कौन थे, H J कानिया। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ। एक था सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के
न्यायाधीश। तो वो थे, ध्यान रखना, कौन? मयंक चौधरी, है ना, ध्यान रखना। मयंक चौधरी थे कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, ध्यान रखना। कितनी एज थी? 21 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, ये मयंक चौधरी थे, 21 वर्ष के थे न्यायाधीश। ठीक है। देखो दूसरी ओर ले चलूंगा आपको, सर्वोच्च न्यायालय की यदि बात करें, तो पहली बार जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, पहली बार भारत में, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था तो वो कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना, वो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। पहली बार कहाँ पर बनाया गया था? तो ध्यान रखना, कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान रखना। एक आया था, ध्यान रखना, एक्ट आया था सबसे पहले, जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में क्या हुई थी? क्या हुई थी? केवल घोषणा इस चीज़ की, कि यही घोषणा हुई थी कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखना, क्या हुई थी घोषणा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय होगा, इस चीज़ की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और 1774 में, तो भाई 1774 में कहाँ पर? कलकत्ता में, है ना, ध्यान रखना, कहाँ पर? कलकत्ता में। क्या खोल दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पूछा जाए, इस कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ध्यान रखना, प्रथम न्यायाधीश, चीज को ध्यान रखें, क्या थे प्रथम न्यायाधीश? तो उनका नाम था, ध्यान रखना, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम था उनका? सर एलिजा इम्पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ध्यान रखें कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुई थी? इसकी घोषणा। और यदि बात करेंगे कि बनाया गया, तो 1774 में बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के या कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बनने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगर उसकी बात करें अपने पहले वाले की, तो ध्यान रखना उसका क्या है? आर्टिकल है, सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल क्या है? 124 है। कैसा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है। इसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान की कंडीशन की बात करें तो कितनी है भाई? ध्यान रखना, 33 है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है। एक क्या होता है? मुख्य, और 32 क्या होंगे? अन्य होंगे। कुल मिला के 5 प्रकार की क्या है? रिट जारी की जाती है इसमें। किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा, जिन्हें क्या कहा गया? संवैधानिक उपचार कहा गया। और संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान की आत्मा को एक और कहा गया क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, ये भी एक नॉर्मल सवाल है, तो कितनी है? एक ही है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम न्यायाधीश कौन रहे? तो एच जे काने रहे। सबसे कम उम्र के बनने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो मयंक थे, जो कहाँ के थे? राजस्थान के थे। ठीक है, ध्यान रखना। ये अच्छे खासे क्वेश्चन है तुम्हारे से। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जा सकता है, तो बता देना कि वाई वी चंद्रचूड़ थे। ठीक है, ध्यान रखना, उनका भी लंबा कार्यकाल रहा। बाकी ये अपना टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया तो कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में। किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया था? करा गया था। कब बना था? तो कब बना था? 1774 में बना था। ठीक है, ध्यान रखना। उस समय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वे थे सर एलिजा इम्पे। कुल मिला के केवल 4 न्यायाधीश थे उस टाइम पे। एक मुख्य और 3 अन्य थे। ठीक है, ध्यान रखना। सर एलिजा इम्पे का नाम आपसे क्या है? पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई भाई?